Hello student, this is class 10th Science chapter 12 Electricity and part 10. The topic is हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हमें पढ़ना है हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या है। इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव द सोर्स ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूसली गेट डिस्पैच्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट which is known as heating effect of electric current। देखो अब हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं। इफ द कंडक्टर इज प्योरली रेजिस्टिव, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर प्योर रेजिस्टिव है, यानी कि उसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है। अब हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दो के दो करंट का विरोध करते हैं, यानी कि उसको बहने से रोकते हैं करंट। तो क्या होगा, द सोर्स ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूसली गेट डिस्पैच्ड। तो उस केस में जो एनर्जी का जो सोर्स है, यहां पर क्या एनर्जी का सोर्स बैटरी है या फिर कोई और सोर्स भी हो सकता है लाइट का। तो उस केस में उसकी ऊर्जा लगातार हीट के रूप में वेस्ट होती रहती है। उसी को हम बोलते हैं हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर देखो, समझने वाली बात यह है कि यहां पर हीट जो जनरेट होती कैसे है और ये ऊर्जा क्यों वेस्ट होती है। तो यहां पर मैंने इसे समझने के लिए डायग्राम बनाया है। यहां पर मैंने जोड़ी है बैटरी, और ये मान लो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। उसमें इलेक्ट्रॉन है और ये एटम है। जो आपको ई जो दिखाई दे रहा है नेगेटिव वाला, ये है इलेक्ट्रॉन और ये है एटम। ये जो यहाँ पे राउंड वाला दिखाया है, ये है एटम। अब देखो, जब मैंने इसमें बैटरी जोड़ी तो यहाँ पे वोल्टेज बनी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी मूवमेंट आप लोगों की प्लस की ओर को हो गई। क्यों? अब मैंने समझाया था, क्योंकि इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आप लोगों का एक यूनिक जो आप लोगों की डायरेक्शन होती है उसकी ओर को मूवमेंट होगा। इसी को हम कहते हैं करेंट। तो इस केस में यहां पर अब देखो, जब यहां को जब मूवमेंट होगा तो ये एटम और यहां पर इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्करें होंगी, यानी कि इनके बीच में कोलिजन्स होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगी। तो इनके बीच में जो टक्कर होगी उसकी वजह से हीट बनी और हीट के रूप में ऊर्जा वेस्ट हुई। उसी को हम बोलते हैं हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। यहां पर देखो, जो हीट है उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हीट होती है वो एक प्रकार की एनर्जी होती है। और हमें यह भी मालूम है कि एनर्जी वर्क के इक्वल होती है। यह हमने 9th में पढ़ा है। और हमने इसी चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, यानी कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यानी कि हम यहां से हीट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्यों? अब देखो, हीट एक प्रकार का वर्क है, यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो यहां पर वर्क हो गया हीट के इक्वल। तो मैं यहां पे वर्क की जगह पे इस फॉर्मूले में रख सकता हूं हीट। तो देखो फॉर्मूला क्या आया, V इज इक्वल टू H अपॉन Q। तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा हीट का, H इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ हीट, यानी हीट का पहला फॉर्मूला है। और ये सारे फॉर्मूले आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इनसे न्यूमेरिकल भी आते हैं। वो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, इसके सारे न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो अब क्या हो गया, यानी कि हीट का फॉर्मूला यहां पर बन गया, हीट इज इक्वल टू, यहां पर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला हीट का। और देखो, इसी चैप्टर में हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है। यहां पर I होता है Q अपॉन T, यानी कि जो भी लाइट बहती, यानी कि जो भी करंट बहता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम के इक्वल। यानी कि ये बन गया आपका, यहां पर जो आपका Q है उसका फॉर्मूला आ जाएगा I मल्टीप्लाई T। ये मैंने यहां से ही निकाल दिया इसी फॉर्मूले से। अब जो आपकी Q की वैल्यू है वो मैंने रखी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, जो मैंने फॉर्मूला निकाला, H इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q।
तो इससे आ गया फॉर्मूला। यहां पर जब मैंने Q की वैल्यू रखी तो हो गया H इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी, यानी कि ये बन गया सेकंड फॉर्मूला ऑफ हीट, हीट का सेकंड फॉर्मूला। और न्यूमेरिकल यहां से भी आए हैं सीबीएसई बोर्ड में इस फॉर्मूले से भी, यानी कि फॉर्मूला है हीट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंट मल्टीप्लाई टाइम, दिस इज सेकंड फॉर्मूला ऑफ हीट। देखो अब हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, और मैंने कहा था ओम्स लॉ बहुत जगहों पे यूज होता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। V इज इक्वल टू आई आर। तो देखो जो V की वैल्यू है वो मैं रखूंगा अब इक्वेशन 2 में, जो मेरा सेकंड फॉर्मूला है। तो यहां पर एक फॉर्मूला और बन गया हीट का, तो यहां पर हो गया H इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी। अब देखो यहाँ पे आई दो बार आ गया, यानी कि ये बन जाएगा आई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गए। तो यहां पर एक फॉर्मूला और आया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। अगर मैं इस फॉर्मूले को ठीक से लिखूं तो यह है हीट इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम। मैंने कहा था देखो हीट एक प्रकार की ऊर्जा होती यानी एनर्जी होती है, और हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि एनर्जी वर्क के इक्वल होती है। और इसी चैप्टर में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल, मैंने क्या सभी नहीं पढ़ा है, आप लोगों को ही पढ़ाया है मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू हमने पढ़ा है वर्क अपॉन चार्ज, इसी चैप्टर में पढ़ा है फॉर्मूला। वर्क अपॉन चार्ज को हम Q से दिखाते हैं ऐसे। तो यानी कि एक फॉर्मूला तो मेरे पास है, यानी यहाँ पे वर्क आ रहा, तो वर्क से मैं निकाल सकता हूँ हीट का फॉर्मूला। अब देखो मैंने पढ़ा है कि वर्क एक प्रकार की क्या है, जो वर्क होता है वो आपका ऊर्जा के इक्वल है, और हीट भी यहाँ पर एक प्रकार की एनर्जी है यानी ऊर्जा ही है। तो H इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया वर्क। अब देखो अब अगर मैंने इस वैल्यू को रखा इसमें, तो यानी V की वैल्यू बन गई H अपॉन Q। जब मैंने यहां पर वर्क की वैल्यू H रखी तो एक फॉर्मूला तो यहां से आ गया है H इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई Q। यह है फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ हीट, यह है फर्स्ट फॉर्मूला हीट का। और यहां से न्यूमेरिकल आए भी हैं सीबीएसई बोर्ड में, अभी हम इसके बाद न्यूमेरिकल करने वाले हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही करने वाले सारे कॉन्सेप्ट पूरे करने के बाद। हीट इज इक्वल टू यानी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, V मुझे मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और Q क्या है, चार्ज है यानी मल्टीप्लाई चार्ज। तो एक फॉर्मूला तो ये है मेरे पास। अब देखो ना, अगर आपके एग्जाम में खाली एक मार्क्स में आपसे फॉर्मूला पूछता है हीट का कि ऐसा वाला फॉर्मूला निकालिए जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो हीट के फॉर्मूले में, तो आपने पूरा लिख के आना है। शुरू में तो लिखोगे H इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई Q, उसके बाद इसको ऐसे भी लिखोगे हीट इज इक्वल टू V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। मतलब कि आपको उसका मतलब भी लिख के आना है कि V का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है नेक्स्ट पेज में, अब इसे करते हैं। अब देखो हमने I की वैल्यू पढ़ी है, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला भी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, यानी चार्ज को हम दिखाते हैं Q से और इसको T से, स्मॉल t से। तो यहां पर I और I सभी को ही पता होगा, I का मतलब होता है यहां पे करंट, यानी कि Q की वैल्यू हो गई Q, ये यहां पे जाएगा तो Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T। अब ये देखो जो Q की वैल्यू आई है, मेरे पास क्या आई थी इक्वेशन 1, H इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई Q।
तो मैं Q की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दूंगा क्योंकि यहाँ पे Q है। पुट दिस वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1। तो यहां पर हो जाएगा H इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी। तो ये बन गया सेकेंड फॉर्मूला ऑफ हीट। तो यहां पर हो जाएगा हीट इज इक्वल टू, और मैंने कहा इनके मतलब भी लिख के आने, खाली ऐसे लिख के नहीं छोड़ देना है। यानी कि ऐसे H इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी। अब जो है एग्जामिनर ये सोचता है कि आई क्या है टी क्या है, तो हमें जो पूरा एक्सप्लेन करना है वहां पर, इससे आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। मल्टीप्लाई करेंट मल्टीप्लाई टाइम, तो आप लोग ऐसे लिख के भी आओगे वहां पे। तो ये बन गया सेकंड फॉर्मूला। अब है लास्ट फॉर्मूला, थर्ड, जो आपके सिलेबस में है। अब देखो हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। मैंने कहा था बहुत जगह पे यूज होने वाला है। तो यहां पर जो V की वैल्यू है उसको हम रखेंगे इक्वेशन 2 में। तो यहां पे लिख दिए पुट दिस वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 2 थी क्या? H इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी। तो यहां पे V की वैल्यू रख दोगे। H इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई आर, और तो खैर बाकी तो ऐसे ही आ जाएगा। यहां पे देखो आई आई 2 बार आई है और ये मल्टीप्लाई में है, तो यानी आई स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये है थर्ड फॉर्मूला ऑफ हीट। ये आ गया हमारा थर्ड फॉर्मूला ऑफ हीट। यानी कि यहां पर क्या आया? हीट इज इक्वल टू तो ये है इसका मतलब इस फॉर्मूले का। इसको भी आपने ऐसे लिख के आना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और यहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं। न्यूमेरिकल हम सारे एक साथ देखेंगे और उसके साथ NCERT के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे।